चुनाव के लिए यूपी में सभी दलों ने कमर कस ली है। लखीमपुर हिंसा पर सियासत के बीच आज प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में वाराणसी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रियंका पहले तो मंदिर मंदिर गईं, फिर रैली में प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर सहारनपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के जाने की भविष्यवाणी कर दी। मायावती और ओवैसी कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष के चक्रव्यूह को भेद कर बीजेपी फिर से सत्ता में आ पाएगी? और इस पर प्रियंका गांधी ने कैसे हमला किया है, सुनिए आप। लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? यूपी में चुनाव, विपक्ष ने दिया तनाव। योगी सरकार पर विपक्ष का चौतरफा प्रहार। अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? पीएम मोदी की काशी से प्रियंका का आगाज। वाराणसी से प्रियंका का योगी सरकार पर वार। में न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। अखिलेश ने भी योगी सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। और दिन नहीं बचे हैं, हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं, उनके दिन बहुत कम हैं। विपक्ष का चक्रव्यूह, क्या जीत पाएंगे योगी? उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सरगर्मी तेज है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस तरीके के बयानात हर तरफ से आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। शांतनु गुप्ता हैं लेखक, उनके पास भी चलेंगे। धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका अखबार.com के आप संपादक हैं। सबसे पहले शांतनु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। ये जो हम देख रहे हैं कि हर तरफ से बीजेपी पर हमला हो रहा है, क्या यह माना जाए कि अब योगी की राह, योगी सरकार, योगी फिर से मुख्यमंत्री बने, बीजेपी सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में? थोड़ा यह मुश्किल है जिस तरीके का चक्रव्यूह विपक्ष ने रच दिया है। देखिए भाई, चुनाव का मौसम है, हर आदमी ऐसा मुद्दा ढूंढेगा जिससे वो सरकार को घेर पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, और आपके सर्वे भी दिखा रहे हैं, एबीपी सबसे पहला चैनल, इसने सर्वे भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। जनता वोट इसलिए नहीं करती कि विपक्ष क्या कह रहा है, जनता देखती है कि मेरा जीवन पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल से बेहतर हुआ है क्या मुझे ज्यादा बिजली मिलती है क्या मेरी घर की बहन बेटी खुल के आराम से सड़क पे जा सकती हैं क्या? वो 1 केस 2 केस में मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी, वो नहीं देखता। वो देखता है ऐसे केस इस समय केरला में भी हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन वहां एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ एक्शन हो रहा है।
एक मंत्री का बेटा भी गिरफ्तार होता है, एक मंत्री का बेटा भी 12-12 घंटे शांतनु जी, आपने एक बात ऐसी कह दी, उस पर मुझे लगता है आपसे एक मैं सवाल पूछ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आप कह रहे हैं मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है किसानों को कुचल देने का, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, इसमें मीडिया कहां है? 12 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है गृह राज्य मंत्री के बेटे को। इसमें मीडिया का क्या लेना देना है? आप अजीब सी बात कर रहे हैं। आप ये कहिए ना कि वहां जिस तरीके के हालात बने हैं उससे बीजेपी घिर गई, खुद उनके लोग अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं बताता हूं, देखिए मैं पिछले 4 दिन में कम से कम 15-20 डिबेट अटेंड कर चुका हूं अलग अलग चैनलों में। छत्तीसगढ़ में दलित मरे, ट्राइबल मरे, मुझे एक डिबेट में नहीं बुलाया गया, ऐसी कोई डिबेट ही नहीं हुई। राजस्थान में 10,000 आप नहीं आए होंगे, मैंने खुद कल ये बहस की थी। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं शांतनु जी, कि कल इसी वक्त मैंने इस मुद्दे पर बहस की थी जिसमें ये मसला उठाया गया था राजस्थान का। जी बोलिए। मीडिया है, क्वार्टर में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश पास है, आपके लिए डोर स्टेप रिपोर्टिंग है, आसान है, इसलिए मैंने कहा मीडिया रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से मैं इसका जवाब लेता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। सुरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, शांतनु जी का कहना है कि ये सब मीडिया हाइप की वजह से चीजें नजर आ रही हैं, इसका कुछ होने वाला नहीं है, वोट आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बस ऐसे ही एक माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं शांतनु जी को धन्यवाद देता हूं, शांतनु जी को बहुत अच्छा है। ऐसे ही शांतनु जी अपने मास्टर को, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को ऐसे ही बताते रहें, बेहतर रहेगा, अच्छी बात है। गूगल सर्च करते रहें, घर में बैठे रहें, जनता के बीच में ना जाएं, और जब हम लखीमपुर की बात उठाएं तो शिखंडी की तरीके से राजस्थान को ले आएं, छत्तीसगढ़ को ले आएं। अरे भाई, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपको किसी ने रोका है जाने के लिए? राजस्थान में मालूम है सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जिन 100 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है उसमें रमन सिंह का सांसद अभिषेक बेटा भी शामिल है। इन जितने लोगों ने भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाई है, एक एक का हिसाब ले लेंगे हम। अब आप आ जाइए लखीमपुर की घटना पर कि किसानों को गृह राज्य मंत्री का बेटा रौंद रहा है, उस पर एक शब्द नहीं। किसानों के साथ साथ पत्रकार को, रमन कश्यप को गृह मंत्री का बेटा रौंद रहा है, उनकी गाड़ियां रौंद रही, आरोप है, उस पर एक शब्द नहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अघोषित लोगों का। क्या नाम, हाथरस की बेटी जल रही है, सामूहिक रूप से बलात्कार, एक शब्द नहीं। 8-8 पुलिस वाले बिकरू कांड में मारे जा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं। सुबोध कुमार सिंह मारे जा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं। ठाकुर जगत नारायण सिंह एंड उसकी पूरी कंपनी मनीष गुप्ता को कोल्ड ब्लडेड मार करके जा चुकी है। 1 लाख रुपए का इनामी। आज तक आपने बदमाश सुने होंगे इनामी, अब पुलिस इनामी है। 2.5 लाख का तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आ गए सुरेंद्र सिंह राजपूत। अभी तो आप कह रहे थे कि कानून व्यवस्था की वजह से वोट करती है जनता, ये तो सारे सवाल खड़े कर दिए उन्होंने आपके दावों पर। शांतनु जी, देखिए मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में केस होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी, लेकिन जवाब यह है कि पहले की जो सरकारें थी उनका थीम क्या था, कैसे गुंडों को ट्रीट करा जाए। गुंडों को ट्रीट करने के लिए थीम था लड़के हैं गलती हो जाती है। आज क्या थीम है? लड़के हैं गलती हो जाती है तो 12 घंटे जांच भी होगी, और अगर पाया जाएगा प्रामा फेसी तो अरेस्ट भी होगा। पहले अगर कोई महिला पत्रकार अखिलेश के पास जाती थी कि वहां रेप हो गया, तो अखिलेश जी क्या कहते थे? आपके साथ तो नहीं हुआ। ये पहले सरकारें थी। और आज की सरकारें क्या, अगर रेप होता है तो जेल में जाता है। पहले की सरकारों को सीबीआई इंक्वायरी थोपनी पड़ती थी, अब योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी करा लो। सीधा आरोप आप लोगों पर है। मनोज काका जी जवाब दीजिए। जब गायत्री समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ है, मनोज जी जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं, ये सीधा हमला आप लोगों पर है। शांतनु किसी तथाकथित महंत का चारण भाट करने के बजाय सबसे सस्ती और सबसे आसान आपको सलाह ये है कि एनसीआरबी के डेटा अभी आए हैं 15 तारीख को ही, 15 सितंबर को ही, उसमें ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 56% अपराध बढ़े। वो डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 69% अपराध बढ़े हैं। वो आंकड़ा ये बता रहा है कि जब हाथरस में एक दलित के साथ बर्बरता हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो उस बर्बरता में उस पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होने के बजाय उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई। आप जैसे तथाकथित लोग और आप जैसे सरकार पोषित और स्वघोषित विश्लेषक लोग किसानों के आप दुख से आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार पोषित व्यक्ति हो आप। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो लवप्रीत 20 साल से हैं, उनकी माँ आज इतने दिनों से 3 तारीख के बाद से माँ बेहोश है? कोई जवाब दीजिए शांतनु जी, जवाब दीजिए। उसके बाद मैं धर्मवीर चौधरी के पास जाता हूं। जवाब दीजिए।
कोई आपके पास ऐसा तंत्र है कि उनके वो रमन कश्यप पत्रकार, उसकी 8 साल की वैष्णवी बेटी पापा पापा चिल्ला रही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत और मनोज काका दोनों एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए हैं। कई मामले ऐसे उन्होंने गिनवा दिए जिसमें सरकार को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, प्रशासन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। जवाब दीजिए शांतनु गुप्ता। ठीक है मनोज जी, हो गई आपकी बात। मनोज जी, हो गई आपकी बात, अब बोलने दीजिए शांतनु जी को, बोलिए। की बात कर रहे हो। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। मनोज काका जी, हो गई बात आपकी, बोलने तो दीजिए, शांतनु जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, आपसे भी कुछ और सवाल पूछूंगा, पहले बोलने दीजिए उनको, शांतनु को जवाब देने दीजिए। ये बात कर रहे हैं, कहाँ विकास है? सड़कों में गड्ढे। अरे जनता को समझाइए ना मनोज काका जी, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि चुनाव आ गया, ये जनता को आप कन्विंस कर दीजिए, समझा दीजिए, जनता आपको जीत कर सत्ता में पहुंचा देगी। सुन लीजिए शांतनु क्या कह रहे हैं। शिक्षक भर्ती किए 22,000। अरे आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, और भी लोग हैं ना मेरे साथ इस बहस में, उनसे भी तो बात करनी है मुझे। खत्म कर रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उनके टेनी के घर पर कब चलेगा? टेनी के घर पर बुलडोजर। चलिए जवाब दीजिए शांतनु गुप्ता, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, काका जी को जो पूरा पर्चा दिया है पूरा पढ़ के मानेंगे, नहीं तो अखिलेश के दरबार में नंबर कट जाएंगे। देखिए इन्होंने एनसीआरबी के डेटा की बात करी, एनसीआरबी का डेटा 2000 नहीं पढ़ते। हम लोग जो देखे और भोगे हुए लोग हैं, तुम्हारे जैसे आप जैसे लोग किसी गुंडे व्यक्ति के हाथ में किताब। अरे बारी बारी से अपनी बात रखिए, बारी बारी से रखिए ना। मनोज काका जी आपकी बात हो गई, बोलने दीजिए जल्दी से शांतनु गुप्ता को, बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। और भी मेहमान है, धर्मवीर जी के पास जाना है मुझे, जल्दी से। वीर बनने वाले लोग बात करेंगे। शांतनु गुप्ता अपनी बात रखिए। देखिए मनोज काका जी ने एनसीआरबी डेटा की बात पढ़ी, पता नहीं उन्होंने कौन सा एनसीआरबी डेटा पढ़ लिया। एनसीआरबी डेटा 2020 जो 2021 में आया, मैं बहुत बड़े अखबार से पढ़ रहा हूँ। क्राइम रेट इन उत्तर प्रदेश लोएस्ट सिंस 2013। 2013 से सबसे कम क्राइम डेटा डेटा 2020 का आर्टिकल निकालो। आप अपने भारतीय जनता बीजेपी दफ्तर वाला अखबार पढ़ रहे हो, बीजेपी दफ्तर वाला अखबार पढ़ रहे हो, बीजेपी दफ्तर वाला बंच ऑफ थाट पढ़ रहे हो, बंच ऑफ थाट पढ़ रहे हो। आपकी दिक्कत यही है कि क्षमा सुन तो लीजिए मनोज काका जी, आप बहुत आक्रामक हो गए आज बहुत जल्दी। मनोज काका सुन तो लीजिए, हाँ बोले दीजिए शांतनु जी को। मैं कह रहा हूं एनसीआरबी का डेटा पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। आप पढ़ के पढ़ाइए या मैं कहूं पढ़ के सुना दूं? मैं कहूं पढ़ के सुना दूं? और हिंदुस्तान का आर्टिकल 14 क्या करता है? रेप नंबर बिफोर द लॉ। आप एक कानून। देखिए एक बात मैं जरा आप लोग को बता दूं, स्काइप के जरिए जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, सुन लीजिए आप सभी मेहमानों को मैं बता दूं, तो अगर समानांतर में पैरेलल में कोई और शख्स भी बोलता रहेगा तो किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा पाएगी, दर्शक सुन नहीं पाएगा, इसलिए बारी बारी से बोलिए, ये मेरी गुजारिश आप लोगों से। शांतनु जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए जल्दी से। जी मैं वही कह रहा हूं, जो एनसीआरबी का डेटा है वो 2013 से सबसे न्यूनतम है, और जब भी आंकड़े देखे जाते हैं तो पर कैपिटा में देखे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है तो डेटा को छोड़िए ना, मैं क्या कह रहा हूं उसे समझिए आप। शांतनु गुप्ता जी, आपको अभी घेरा जा रहा लखीमपुर की घटना पर, बीजेपी को घेरा जा रहा लखीमपुर की घटना पर, और गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है उनकी गिरफ्तारी में बहुत लंबा समय लग जाता है, और आखिरकार जब गिरफ्तारी होती है 12 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या उसके बावजूद गृह राज्य मंत्री को, उनका बेटा आपराधिक मामले में जेल गया है, क्या अपने पद पर बने रहना चाहिए? क्या नैतिकता का यही तकाजा है? यह सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी से, और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है और पिता इतने बड़े पद पर है तो क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है? देखिए ये कहाँ का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है कि अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो पूरे परिवार को जेल में डाल दो। मुझे पता नहीं किस देश का कानून ऐसा है। देखिए पहली बार में अरे मनोज काका जी आप सुन तो लीजिए, मुझे गायत्री प्रजापति याद है। मनोज काका जी गायत्री प्रजापति याद है, मैं उस पर सवाल पूछूंगा, पहले बोल लेने दीजिए उनको। ठीक है आप थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लगातार बोले जा रहे हैं। शांतनु गुप्ता को जवाब तो देने दीजिए, बात होगी अभी, गायत्री प्रजापति की भी होगी, बोलिए। हाँ। शांतनु गुप्ता, अरे हम हर बात की जवाब देने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, आप बिल्कुल सवाल करें। फुल स्टॉप कॉमा के साथ वैसी की वैसी एफआईआर कर ली गई, जिसमें मंत्री के पुत्र का भी नाम था। 3 लोग गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए, समन किया गया। एक दिन वो समन में नहीं आए, अगले दिन वो जब पहुंचे 12 घंटे तहकीकात हुई, जब लगा प्राइमा फेसी है तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। कहां पे मैं बताता हूं बचाना किसे कहते हैं। जब गायत्री प्रजापति की केवल एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, उसे कहते हैं बचाना। अब आपको समझ में आया बचाना किसे कहते हैं?
जवाब दीजिए मनोज काका, जवाब यहाँ पे दीजिए। बरसात पहले दिन हो गई और फिर सुनिए, बहुत अब अखिलेश इनको चुप हो जाना चाहिए। सरकार पोषित प्रवक्ता को थोड़ा चुप रहना चाहिए। तो इसमें भी सू मोटो कॉग्निजेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में 2 हियरिंग करी, और शांतनु जैसे लोग को कहूंगा कि अरे सुन तो लो, सीआरपीसी की धारा 161 कहती है कि जो व्यक्ति 302 का मर्डर है, जो व्यक्ति 302 ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया मनोज काका जी। चलिए मैं चलता हूं, आगे बढ़ता हूं धर्मवीर चौधरी के पास। अब आप लोग अपनी बातें रिपीट कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, अब सवाल यह है, आपने सुना होगा इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। धर्मवीर चौधरी जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पवन खेड़ा आते हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि जो दबाव कांग्रेस ने बनाया उसकी वजह से कार्रवाई हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी यही बयान देते हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सक्रिय हुई, जो दबाव बनाया गया उसकी वजह से कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि अगर योगी नहीं तो विपक्ष की तरफ से कौन? बीएसपी कहां है इसमें? अखिलेश जी, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की डेट आई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार के पैर उखड़ गए। और ये जो है आनन फानन में जो 7 दिन से लगातार ये बचाने का प्रयास गृह राज्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम और ये आशीष मिश्रा को जो बचाने का प्रयास ये गैंग कर रहा था, चड्डी गैंग जिसे कहते हैं, इन्होंने अपने लास्ट तक के पूरे घोड़े खोले, लेकिन कानून से बड़ा अपराधी इस देश में कोई नहीं हो सकता। वजह से ये कार्रवाई वो कोई भी अपराधी है, जवाब दीजिए। उसको जेल कांग्रेस की की वजह से कि समाजवादी पार्टी की पड़ेगा। वजह से? और धर्मवीर चौधरी जी, मैं बता रहा हूं, और ये जो कांग्रेस और जो सपा और ये जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और माननीय प्रियंका वाड्रा जी से पूछना चाहता हूं, और माननीय सिद्धू जी से पूछना चाहता हूं, जो हनुमानगढ़ में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई है, उसको 50 लाख रुपए देने कांग्रेस के लोग कब जाएंगे हनुमानगढ़? बताइए सुरेंद्र जी, आप ही की तरफ देखिए, फिर से उंगली घूम गई है, और जवाब दीजिए। वहां तो 8 लाख मुआवजे की बात कही जा रही है हनुमानगढ़ में, और यहां 50 लाख तक पहुंच जाते हैं आप लोग। और ये जो काका बोल रहे हैं, इनके गुंडा राज को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इनके राज में चाहे मथुरा का कांड हो, और इनके राज में जो है बीजेपी मैं जवाब दे दूं, प्रवक्ता बैठे हैं अभी, तो ये मैं जवाब दे दूं, ये जो किसान मारे गए हैं सोनभद्र में, कितने लोग मारे गए थे? और ये बेचैनी मैं धर्मवीर भाई समझता हूँ, शमशान में इनकी सरकार में 25 लोग मारे गए थे। पूरा उत्तर प्रदेश के साथ पूरा देश देख रहा है। आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों इतना बेचैन है और किसका मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, लोग जान जाएंगे आपकी साझेदारी। चलो सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, सुरेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। दो तीन बातें मैं साफ कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल हमसे पूछ रही है वही उनके अघोषित साथी भारत बहुजन समाज पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, वही असदुद्दीन अवैसी भी पूछ रहे हैं। हनुमानगढ़ की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रेम प्रसंग में 1-2 परिवारों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक परिवार के लोगों ने बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत निर्मम तरीके से, बर्बर तरीके से एक दलित की हत्या कर दी। उसके सारे आरोपी, 3 आरोपी परसों पकड़े जा चुके थे, 8 शायद अभी पकड़े गए, 11 लोगों के खिलाफ नामजद थी, और वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। नंबर 1, और घड़ियाली उत्तर प्रदेश में बहाएंगे आकर के। धर्मवीर, अरे सुनो धर्मवीर, शेखर गुप्ता याद है? शेखर तिवारी हत्याकांड क्या और याद दिलाऊं? क्यों बिना वजह की बात कर रहे हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी, अरे जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट करने के लिए बैठे, सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता है मायावती, भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो। चाल चरित्र चेहरा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। लालायित हो रहे सत्ता प्राप्ति के लिए, और ये सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है। 60 साल में जिन दलितों की आपने दुर्गति की है, जिन किसानों की दुर्गति 60 साल में की है, जेल भेजने के लिए लगे हुए हैं। ये दलाल हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मवीर चौधरी दलाल, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की लाइजनर एजेंट, ठीक है। और आज की डेट में किसानों का अच्छा ना हो जाए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी दलाली का काम मिलकर के
किया है और तुमसे बड़ा और एक चीज सुन लो, इस देश की सत्ता से बाहर भारतीय होना जनता पार्टी का सपोर्ट करने तुम सबसे बड़ा दलाल हो, बहुजन समाज सबसे बड़ा दलाल हो। कांग्रेस सत्ता से बाहर इसीलिए किया किसानों को न्याय दिलाना चाहती है, विपक्ष किसानों को न्याय दिलाना चाहता है और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और ये तुम्हारे किसानों की हत्या करना चाहती है। तुम बाबा साहब को धोखा देते हो, तुम माननीय काशीराम जी को धोखा देते हो, किसानों की हत्या बहन कुमारी मायावती जी को धोखा देते हो, किसानों की हत्या कराना चाहती है। लोकसभा की सोनिया गांधी जी के ऊपर ये भी दलित समाज के लोगों के। देखिए मैं एक गुजारिश आप दोनों से करना चाहूंगा, सुनिए धर्मवीर जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों सम्मानीय मेहमान हैं हमारे लिए, हमें अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए डिबेट के दौरान। दलाल वगैरह जैसे शब्द एक दूसरे के ना बोले तो बेहतर है। सभी लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को करोड़ों लोग सुनते हैं। पागल आदमी को आपने बैठा रखा डिबेट में। चलिए इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं प्लीज प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है इस तरह के शब्दों का चयन मत कीजिए प्लीज। रोगी हैं ये सुरेंद्र। चलिए हम मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सुरेंद्र राजपूत या फिर धर्मवीर चौधरी पे बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे पर आप व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं कृपया, प्लीज इस चीज का ख्याल रखें आप लोग। मैं अब जरा चलता हूं, मेरे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है प्रदीप जी, आपका अखबार.com के संपादक हैं। प्रदीप जी, जिस तरह की लड़ाई अभी विपक्ष के नेताओं में ही हमने देखी, ये गलत बात है, ये गलत बात। अच्छा बोलिए जल्दी से 20 सेकंड में, जल्दी से बोलिए आप सुरेंद्र जी, जल्दी से सर 20 सेकंड में। मैं हाँ बिल्कुल, मैं अखिलेश जी, आपने देखा मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने हनुमानगढ़ की घटना की बात बताई, मैं उसका याद दिला रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं। और ये लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से स्वामी भक्ति करने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी से कुछ पाने के चक्कर में, ये लोग जो हैं वहां की घटना को बड़ा बता करके लखीमपुर को हटाना चाहते हैं। हमने तो बीएसपी के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर इन्हें दलाली करनी है, मायावती जी को अघोषित प्रवक्ता होना है, तो निश्चित तौर पर बात उठेगी। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो ऐसी बात उठेगी। इस चीज के लिए जो धर्मवीर चौधरी नाम का ये दलाल है, इसको अरे होते तुम कौन हो 50 लाख का डिसाइड करने वाले? कब जाएंगी वहां पे? और प्रदीप जी अब आपके पास में आऊंगा, आपका अखबार.com के आप संपादक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप जी, सवाल है कि विपक्ष का चक्रव्यूह योगी तोड़ पाएंगे, लेकिन जब आज बहस हुई इस मुद्दे पर, आपने देखा कांग्रेस और बीएसपी के प्रवक्ता जिस तरह से भिड़ गए, अब तो सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि विपक्ष जिस तरीके से बटा हुआ है, एक दूसरे पर हमलावर है, या फिर किसी भी मामले में क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है, क्या वाकई में बीजेपी को इसका नुकसान होगा? कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए इससे? नहीं, देखिए लखीमपुर की घटना में मेरा मानना है कि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की आशीष मिश्रा के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई, उसके बाद अगर 3 नहीं तो 4 तारीख को अगर गिरफ्तारी हो गई होती आशीष मिश्रा की, तो शायद वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। दूसरी बात जो अजय मिश्रा के इस्तीफे की हो रही है, देखिए पहले और आखिरी मेरी नजर में जो है नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। बाकी आज की राजनीति में नैतिकता की बात करना वो थोड़ा बेईमानी लगता है मुझे। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा कि क्या इस विपक्ष की लड़ाई से बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, देखिए इस पूरे राजनीति में जो है वास्तविकता से ज्यादा कई बार परसेप्शन मैटर करता है। जो परसेप्शन बना है वो इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को एडवांटेज मिला है, कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है। मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है वो पीछे नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो लेकिन समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस जिस स्थिति में है 5-6-7% वोट पर, वहां से वो कोई बड़ी छलांग इस चुनाव में तो नहीं लगा सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को अल्टीमेटली इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन इस लखीमपुर मुद्दे का फायदा कांग्रेस को पंजाब में मिल सकता है। इस जो सक्रियता है कांग्रेस की, उसका फायदा उसको पंजाब में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में परसेप्शन की लड़ाई में जरूर फायदा है, लेकिन कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, चुनाव में सीटें बढ़ जाएंगी, इसकी वजह से इस मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, वो मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? मनोज काका जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत चूंकि कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलता हूं। और देखिए इसमें एक सवाल भी जोड़ दूं, जो बात प्रदीप जी ने कही। सुरेंद्र जी, बिना संगठन के आप चुनाव जीतेंगे कैसे? भले आपकी नेता वहां पर लगातार कैंपेन करें, आप लगातार हमलावर रहें बीजेपी पर, लेकिन जब संगठन का ढांचा कमजोर है इतना, कैसे आप चुनाव जीतिएगा?
प्रदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों के बड़े हैं, उनकी हर मीमांसा का हम लोग धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप जी को याद दिला दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ही नहीं, कांग्रेस के श्री ललित नारायण मिश्रा जी ने भी इस्तीफा दिया था और माधवराव सिंधिया जी ने भी इस्तीफा दिया था, और वही नैतिकता के आधार पर दिया था। और हटाया तो हम लोगों ने क्या नाम डीएमके के तमाम मिनिस्टर्स को है प्रदीप जी, जबकि आरोप पुष्ट नहीं हुए थे। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस के समय इस्तीफे होते थे, इस भारतीय जनता पार्टी के समय आपने एक इस्तीफा नहीं देखा होगा, न ही एक बर्खास्तगी देखी होगी। खैर, वो अपना भारतीय जनता पार्टी का जो थिथरई है वो आप जानिए, हम नहीं वो कह सकते। हां, दूसरी बात आपने जो कही, कांग्रेस कार्डर बेस पार्टी कम मूवमेंट बेस पार्टी ज्यादा है। कांग्रेस में जब सब आते, जब हमारा नेतृत्व मजबूत होता है तो सभी लोग लेकर के राजा से और रंक तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग कांग्रेस के वर्कर बन जाते हैं, एक मूवमेंट बन जाता है। आजादी में जैसे मूवमेंट बना था, उसके बाद तमाम चुनावों में जैसे मूवमेंट बना था, ऐसे श्रीमती प्रियंका गांधी नहीं, मैं आपको याद दिला दूं भट्टा परसौल, सुरेंद्र जी मूवमेंट बना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको भट्टा परसौल ये याद दिला देता हूं, उसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से बड़ा आंदोलन बनाया था। राहुल गांधी किस तरीके से गए थे सबने देखा था, लेकिन चुनाव में कहां फायदा ले पाए आप? बिल्कुल आपकी बात। देखिए, हम एक बात बता दीजिए, हम 29 सीटें उस वक्त जीते थे, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने काम किया था। और भट्टा परसोल से पहले आप ये क्यों नहीं याद करते, इतनी ही कमजोर संगठन कांग्रेस का 2009 में भी था, हम लोग 22 सीटों से ज्यादा जीत गए थे, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के दल थे लोकसभा में। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना, जब जनता जिताना चाहती है। आपको इस बार लग रहा है कि जनता जिताना चाह रही है कांग्रेस को, सरकार बना लेगी कांग्रेस इस बार यूपी में? अखिलेश जी, हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सुखद परिणाम आपको भी आश्चर्य में डालेंगे और हमारे साथियों को भी आश्चर्य में डालेंगे। और रही बात, मैं एक जो प्रतिपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी है, मैं उसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात कह दूं, आज इनके मन में सिर्फ इतनी छटपटाहट है, चूंकि ये लोग अब अपने आप से सत्ता को, अपने आप से दलित को खिसकता देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अनर्गल गाली गलौज पर उतर आए हैं। मनोज काका जी, आपने सुना बीएसपी के नेता ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने आपको गायत्री प्रजापति की याद दिला दी। यही नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो अखिलेश जी महोत्सव में थे। तो वही सारे आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं जिस के जरिए आप बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए अखिलेश जी, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समाजवादी पार्टी के सरकार में लगातार जहां भी कहीं कोई गलतियां हुई होंगी या किसी ने अगर कोई अपराध करा होगा तो उसको उसकी पूरी सजा मिली होगी। और हमारी ही सरकार थी कि जिले के कप्तान और डिप्टी एसपी तुरंत सस्पेंड करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और जो प्रदीप सर ने सवाल किया उस पर भी बता दें, पूरे भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के सामने ट्रक और बुलडोजर लगा करके 4 तारीख की सुबह में, 3 को ही रात में निकलना चाह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ट्रकें हमारे घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के सामने ट्रकें और बुलडोजर लगा के उनको घर में हाउस अरेस्ट किया गया। आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आम जनता के, चाहे वो सड़क के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, चाहे बेटियों के खिलाफ होते हुए लगातार बर्बरता के सवाल पर, चाहे दलितों और पिछड़ों के प्रति लगातार हो रहे आरक्षण के खिलाफ कार्रवाई के सवाल, उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जेल में। वो किस सवाल पे हैं? वो इसलिए जेल में है कि वो भारतीय जनता पार्टी से, और जिस एक अपराधी का दर्शन लिखते हैं शांतनु भाई जैसे लोग, जिस अपराधी पर 19 मुकदमे हैं उसके दर्शन लिख करके ये लेखक बनते हैं, उस अपराधी के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों और उसके महत्व कैसे कायम रहे। शांतनु जी जवाब दीजिए। आपने सुना मनोज काका कह रहे हैं कि 60,000 समाजवादी पार्टी के लोग जेल में हैं, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कोई लड़ रहा है, शांतनु गुप्ता, अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई पूरे देश में कोई लड़ रहा है तो वो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। चाहे वो पिछले दलितों का क्या सवाल, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस और बीएसपी वाले नहीं लड़ रहे हैं ये लड़ाई। अपराध का सवाल, मनोज काका जी, कांग्रेस और बीएसपी वाले ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश जी, उन सब विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो आप बोलिए ना, खुल के बोलिए ना, अब तो चुनाव आ गया है। हाँ, अरे खुल के बोलने का सवाल नहीं, क्या ये सच नहीं है? आप नहीं जानते? आप जैसा विद्वान पत्रकार, जनमुखी पत्रकार नहीं जानता है कि किस दल में क्या होता है? क्या ये देश नहीं जानता है कि बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ?
क्या ये देश नहीं जानता है कि दलितों और पिछड़ों से उनका वोट लिया गया, दलितों का, और उनके नाम पर नोट किसने लिया? क्या ये देश और दुनिया नहीं जानती है? तो हमारे नेता का जहां सवाल खड़ा करेंगे, फूलन देवी से लेकर के और आज के डेट में जितने गरीब घर से और वंचित परिवारों से निकले हुए नौजवान हैं, उनको राजनीतिक रूप से अगर कहीं जगह है किसी विचारधारा में, ये आपका मानना है, बाकी लोगों की अलग राय है। शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शांतनु जी जल्दी से। खैर राय सभी की अलग हो सकती है, उसका आता हूं मनोज जी आपके पास, बोले दीजिए। शांतनु गुप्ता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। पार्टी की लड़ाई ये है कि शांतनु गुप्ता जल्दी बोलिए। को जिंदा रहने दिया जाए। देखिए, मैं कहूँ फूलन देवी, अतीक अंसारी, शाहबुद्दीन, इन सबको अगर राजनीति में लाके दम भरने वाले वो समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं। देखिए, मेरा पॉइंट कुछ और है। जितनी भी लखीमपुर में गिद्ध राजनीति हुई, जैसा प्रदीप भाई ने कहा कि उसके परसेप्शन में शायद थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपने एक अपराधी के आपने प्रशंसा के दर्शन लिखे। आप एक अपराधी के, जिस अपराधी पे 19 मुकदमे बोलने दीजिए मनोज काका जी। अरे मनोज जी बोलने दीजिए भाई, प्रशंसा में एक दर्शन लिखे, बोलने दीजिए, उनकी बात भी सामने आने दीजिए ना। मनोज काका जी, आप तो अपने आप को लोकतंत्र के सबसे बड़े सिपाही बता रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बात भी आनी चाहिए ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, बोलने दीजिए। हाँ शांतनु जी जल्दी से। ठीक बात है अखिलेश, ठीक बात है कि जनता सीरियस पॉलिटिशियन को भांप लेती है। वो कैसे भांप लेती है? अखिलेश यादव 17वीं लोकसभा में सांसद हैं, वो 2.5 साल से सांसद है, 2.5 बार आजमगढ़ नहीं गए, उनकी लोकसभा में अटेंडेंस है 36%। वो लखनऊ से दिल्ली नहीं आ पाते हैं। राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस है 45%। राहुल गांधी का घर संसद से 6 मिनट दूर है। तो जो आदमी संसद नहीं जाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाता है, तो जब वो ऑल ऑफ अ सडन प्रकट होता है लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, तो जनता भांप जाती है। ये वीकेंड पॉलिटिशियन है, कभी कभी जाते हैं, कभी लंदन रहते हैं, बैंकॉक रहते हैं, दोनों ये राजनेता। यूपी के लड़के साथ में आए थे, वो अंडरग्राउंड है, तो इसलिए जनता भांप जाती है। कभी कभी आते हैं। 8500 करोड़ रुपया का एयरपोर्ट एयरजेट मोदी जी खरीदते हैं। अच्छा, मेरे पास चूंकि समय नहीं है, तो प्रदीप जी आपसे मैं इस पर एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। शांतनु गुप्ता जो कह रहे हैं वही बीजेपी के एक मंत्री ने भी बात कही। विपक्ष के नेताओं को लेकर यह कहना था उनका कि यह सब कुछ राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म, ये शब्द उन्होंने नाम दिया। क्या ये कहकर सिर्फ बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी लखीमपुर कांड मामले में? प्रदीप जी। अखिलेश भाई 5 सेकंड दे दीजिए, मैं आता हूं। सुरेंद्र जी जरा प्रदीप जी को बोलने दीजिए, वो बोल नहीं पाए थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए ही बने हुए, तो राजनीति तो करेंगे, तो राजनीति करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि उसका लोगों पर क्या असर पड़ता है, लोग उसको किस रूप में लेते हैं। क्या लोगों को ये लगता है कि जो लोग जा रहे हैं वो संवेदना जताने जा रहे हैं, या चुनाव है इसलिए शुद्ध राजनीतिक दृष्टि से जा रहे हैं? परसेप्शन क्या बनता है, लोगों में जो भावना बनेगी उससे लाभ और हानि तय होगा। अगर लोगों को लगता है कि नहीं ये सब चुनावी दिखावा है, संवेदना कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका बीजेपी। और पब्लिक सब कुछ जानती है बिल्कुल, और बहुत जल्द चुनाव है, सब पता चल जाएगा कि किसकी बात में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र जी माफी आपसे चाहूंगा, बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपको अब समय नहीं दे पाऊंगा बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आप तमाम मेहमानों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।